Hello students, in programming for problem solving subject, today we will discuss about the functions. What is function and why we need function in our program. इस पर्टिकुलर टर्म को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज करिए कि एक प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम आपके पास है, आपने पहले कहीं बना रखा हुआ है। अब आपको कुछ समय के बाद किसी दूसरे प्रोग्राम को करते समय अगेन उसी लॉजिक को यूज करना है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, फिर से प्राइम नंबर टेस्ट करने का प्रोग्राम आप लिखेंगे, राइट, किसी एक नए नंबर को चेक करने के लिए। ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे पास पहले से बना हुआ कोई फंक्शन है। फंक्शन इन द सेंस कि वो प्रोग्राम कहीं बना हुआ है, किसी जगह स्टोर है, जिसको हम यूज कर लें और हमारा काम हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी स्ट्रिंग को या किसी मैसेज को आप प्रिंट करना चाहते हैं अपनी कंसोल विंडो पर, तो आप कहते हैं कि वो प्रिंटिंग स्टेटमेंट एक प्रिंटफ फंक्शन के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। ठीक उसी तरीके से किसी वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करना हो अगर आपको, तो आप कहते हैं कि हमारे पास एक स्कैनफ नाम का फंक्शन है जिसके थ्रू हम उस वेरिएबल में वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। सो देयर आर सम फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल इन आवर सी लैंग्वेज लाइब्रेरी, बट sometimes we required our own function. So on the basis of availability, on the basis of our requirement, we can categorize function in two parts. So first of all, why we need a function? A function is a block of code that performs a specific task. Dividing a complex problem into smaller chunks makes our program easy to understand and reuse. जो सेट ऑफ कोड आप लिखते हैं वो एक फंक्शन है। जो नॉर्मल प्रोग्राम आप कर रहे हैं उसमें हर जगह एक मेन फंक्शन की आप बात करते हैं। ये दूसरी बात है कि मेन फंक्शन पहले से बना हुआ दैट मीन्स मेन आप यूज करते हैं, यू आर गोइंग टू डिफाइन द मेन फंक्शन। आप करना क्या चाहते हैं डिफाइंड है, बट सी लैंग्वेज में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। और दूसरा एडवांटेज क्या है फंक्शन का, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नॉर्मल प्रोग्राम वी प्रेफर टू डिवाइड इट इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल। जैसे आप बाइक परचेज करने जाते हैं, सो पहले भी स्टेप था, स्कूटर जब आपके पास थी, पुराने जमाने के स्कूटर, मुझे याद है कि उसको स्टार्ट करने के लिए एक टेक्निक होती थी कि गाड़ी न्यूट्रल में होनी चाहिए, इंजिग्निशन ऑन होना चाहिए, देन और भी ढेर सारी कंडीशंस थी। लेकिन अब जब आप बाइक परचेज करने जाते हैं तो आप कहते हैं कि एक फंक्शन का नाम ले लेते हैं सेल्फ स्टार्ट। सेल्फ स्टार्ट का मतलब आपको एक कंट्रोल मिल जाता है जिसमें एक बटन आप प्रेस कर दें और उस बटन को प्रेस करने के बाद इग्निशन ऑन कंडीशन होनी कंपलसरी है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नेग्लिजिबल। ये मैटर नहीं करता कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है या नहीं है, राइट। जब भी आप उस बटन को प्रेस करते हैं आपकी जो भी व्हीकल, जो भी बाइक है, वो स्टार्ट हो जाती है, राइट। सिमिलरली प्रोग्राम में भी फंक्शन बना के कहीं रख दिए जाते हैं, कहीं स्टोर कर दिए जाते हैं और एक ट्रिगर दे दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन कॉलिंग। जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, वो फंक्शन वो सेट ऑफ एक्टिविटी जब डिफाइन किया गया था फंक्शन को, वो सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर देगा। तो इससे क्या होगा कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है प्रोग्रामिंग में, एरर जनरेट होती है, सो हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर ब्लॉक में एरर की वजह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है और उसको हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। So on the basis of current discussion, we can categorize function into two parts, two basic part. First one is standard library function and next one is user defined function. What are the standard library functions? The standard library functions are built-in functions in C program. These functions are defined in header file.
just take one example, like when you are using a function named as printf. printf फंक्शन जब आप यूज करते हैं तो आपको पता है कि printf फंक्शन अगर प्रोग्राम में आप यूज कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट में पहले ही आपको एक stdio.h नाम की हेडर फाइल को आपको अपने प्रोग्राम में ऐड करना पड़ेगा। ये क्यों होता है? बिकॉज इस फंक्शन की डेफिनेशन, printf फंक्शन की डेफिनेशन कहां पर है? stdio.h में। तो बिना stdio.h हेडर फाइल को ऐड किए हुए अगर आप printf को यूज करेंगे तो ये printf समझ नहीं पाएगा, वो प्रोग्राम कंट्रोल को जान नहीं पाएगा कौन सी एक्टिविटी हमें परफॉर्म करना है, और एक प्रोटोटाइप एरर जनरेट हो सकती है। दूसरा एग्जांपल है, आपको पता है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके पास एक ऑलरेडी फंक्शन है sqrt, जिसमें आप वो नंबर एज अ पैरामीटर पास करते हैं और रिजल्ट में ये आपको उस नंबर का स्क्वायर रूट दे देता है। लेकिन जब आप sqrt फंक्शन का यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं? math.h हेडर फाइल को भी इंक्लूड कर लेते हैं। सिमिलरली clrscr ये फंक्शन अगर आप कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम में तो इसके अगेंस्ट में आप conio.h हेडर फाइल को ऐड कर लेते हैं, राइट। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो प्री डिफाइंड हैं। क्यों प्री डिफाइंड हम कह रहे हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी बने हुए हैं और किसी एक मेमोरी लोकेशन में, जिसे हम डायरेक्टरी, इंक्लूड डायरेक्टरी कहते हैं, हेडर फाइल्स में स्टोर किया हुआ है। सो हमें क्या करना होता है? जस्ट इस फाइल को इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में और फंक्शन को हम कॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। दीज आर सम एग्जांपल ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। What are the user defined functions? User defined functions are created by a programmer. It means we can also create function as per our need. Such functions created by the user or the programmer is known as user defined function. क्या होते हैं user defined function? वो फंक्शन जो किसी यूजर के थ्रू क्रिएट होते हैं, किसी यूजर के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो आज के डिस्कशन में, बिकॉज प्री डिफाइंड फंक्शंस में हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, तो हमारे लिए टास्क क्या होता है, स्कोप क्या है, या आगे जितने भी प्रोग्राम आप करेंगे उन सब में मोस्टली हम कोशिश करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन, अपना खुद का एक प्रोग्राम बनाने की, जिसमें हम अपने ही फंक्शन को डिफाइन कर सकें और उसे इस्तेमाल कर सकें, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन हाउ वी कैन यूज यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड हाउ इट वर्क्स। लेट अस सी अ प्रोग्राम ब्लॉक। हियर you are defining a function in such a manner. You are writing first of all रिटर्न टाइप। आई नो, जब भी फंक्शन के पहले हम कोई भी डेटा टाइप प्रोवाइड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिटर्न टाइप। इट इज अ रिटर्न टाइप। किसका रिटर्न टाइप है? किसी फंक्शन का, राइट। किसी फंक्शन का अगर हम सिंटैक्स, किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन का सिंटैक्स अगर हम देखना चाहें यहीं पर कैसे डिफाइन करते हैं, तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले आपको लिखना होता है रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, देन फंक्शन नेम, जिस नाम से आप फंक्शन बनाना चाहते हैं, इसके अंदर द पैरामीटर डेटा टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड पैरामीटर 1, इस तरह से पूरी लिस्टिंग आप दे सकते हैं। देन यू हैव टू यूज कर्ली ब्रेसेस एंड इट इज कॉल्ड एज अ, हियर यू कैन प्लेस ऑल द स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट, कई हो सकते हैं, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन ब्लॉक। एंड फाइनली लास्ट में यहां पर आप चाहे तो जो आंसर आया है उसे रिटर्न करा सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, इट इज नॉट कंपल्सरी टू रिटर्न ऑलवेज रिटर्न वैल्यू, बट इफ द फंक्शन रिटर्न टाइप here
if you're providing some return type instead of void, if you're writing integer, character, float, whatever you are writing, so it is compulsory to return the value, right? चलिए, तो यहां पर हम देख लेते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जब प्रोग्राम आप यूज करते हैं तो क्या होगा, प्रोग्राम में आप फंक्शन डेफिनेशन किसी भी जगह लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आइदर यू कैन write the program while defining your function or you can place it after closing of the main function. कहीं पर भी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होता है, मेन फंक्शन से. तो प्रोग्राम यूज कर जब एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट करते हुए मेन के अंदर जैसे ही उस फंक्शन का नाम आपको मिलेगा और लास्ट में मिल गया सेमीकॉलन, सेमीकॉलन मिलते ही इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन कॉलिंग. इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन कॉलिंग. ये फंक्शन कॉल करेगा. फंक्शन कॉल करने समय होगा क्या, इस प्रोग्राम का कंट्रोल उस लोकेशन पे ट्रांसफर होगा जहां ये फंक्शन डिफाइंड है, राइट? अगर ये सेम प्रोग्राम में डिफाइंड है तो प्रोग्राम कंट्रोल उसी फंक्शन के अंदर चला जाएगा जहां ये फंक्शन डिफाइंड है, राइट? और अगर इस जगह पर डिफाइंड नहीं है, जो कि होता है लाइब्रेरी फंक्शंस में, लाइब्रेरी फंक्शन में भी हम कॉल ही करते हैं ना. हम यहां पे अगर लिखते हैं printf स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो ये प्रोग्राम कंट्रोल कहां ट्रांसफर होगा, उस हेडर फाइल में जहां पर ये डिफाइंड होगा, राइट? ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हेन यू कॉल अ फंक्शन, प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर टू लोकेशन वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, और डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो भी यहां पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं वो सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे. एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद वो आउटपुट आपको वापस कर देंगे. प्रोग्राम कंट्रोल फिर से कहां जाएगा, जो रिटर्न कर रहे हैं रिटर्न वैल्यू आएगी फंक्शन के साथ में, और प्रोग्राम कंट्रोल नेक्स्ट लाइन को इंडिकेट कर देगा. ये एक प्रोसेस है, राइट? तो एडवांटेज क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शन का, प्रोग्राम विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन एंड डिबग. फर्स्ट वन, बहुत आसानी से हम प्रोग्राम को समझ सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो उसे रिजॉल्व भी कर सकते हैं. रीयूजेबल कोड्स दैट कैन बी यूज्ड इन अदर प्रोग्राम. एक बार कोडिंग करने के बाद आप बार बार उसे हर जगह पे केवल जस्ट फंक्शन को कॉल करके यूज कर सकते हैं. एंड अ लार्ज प्रोग्राम कैन बी डिवाइड इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स, हेंस अ लार्ज प्रोजेक्ट कैन बी डिवाइडेड अमंग मेनी प्रोग्रामर्स. जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो एक बड़ा सा टास्क आपके पास मिला, कोई भी एक टास्क, उसको स्मॉल सब पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद हर एक मॉड्यूल को, हर एक पार्ट को अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मेंबर्स के बीच में डिवाइड कर सकते हैं. तो हर कोई कोडिंग करेगा और लास्ट में आप क्या कर देंगे, उन सबको एक जगह कंबाइन कर देंगे, राइट? दिस इज द मेन यूटिलाइजेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस. नाउ अब हमें यह सीखना है, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, हाउ वी कैन क्रिएट आवर फंक्शन. हम अपना खुद का अगर फंक्शन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे. चलिए, इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जो 2 नंबर को ऐड करता है, राइट? ये प्रोग्राम हमने किया. यहां पर इसमें काम क्या हो रहा है, 2 नंबर्स हमने लिए. हमारा टास्क क्या है कि 2 नंबर ए और बी हैं जिनको हमें ऐड करना है, राइट? अभी इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, इस लाइन को हम कंसीडर नहीं करते यहां पे किसी भी तरह की कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए, ओके? बिकॉज राइट, ये प्रोग्राम हमने किया. अब क्या कर रहे हैं, यहां पर 2 नंबर को सम करना है. तो तरीका क्या होता है भाई, हम सोचते हैं कि क्या कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है. यस, वी हैव फॉर्मूला. वी कैन राइट सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2, जहां दोनों नंबर हो गए, और इनपुट किस में करेंगे, n1 और n2 में इनपुट करेंगे, और आउटपुट के लिए सम को प्रिंट कर देंगे. यही कॉन्सेप्ट था. प्रोग्राम करते समय पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं. सो n1 n2 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, फिर सम स्टोर करने के लिए सम वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लिया. देन वी आर गोइंग टू इनपुट इन वेरिएबल n1 एंड n2 यूजिंग स्कैनफ फंक्शन. हमने इनपुट कर दिया. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अप्लाई प्रोग्राम लॉजिक. तो प्रोग्रामिंग लॉजिक के तहत हमने समेशन का जो फॉर्मूला था हमारा सम करने का, उसको नोट कर दिया. अब रिजल्ट किस में स्टोर हो गया, सम में. देन हमने सम को प्रिंट कर दिया और प्रोग्राम आपका फिनिश हो गया, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट प्रोवाइडेड बाय द यूजर,
it will print the sum. Okay, what happened after printing this sum? Again you have another number n1 n2 की जगह पर हम n3 n4 ले लें, तो फिर हमें क्या करना होगा? सम लिखना होगा इक्वल टू n3 प्लस n4, राइट। खैर उस पर अभी नहीं जाते हैं, अभी केवल इन्हीं दो नंबर को देखना है। अब हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना है टू फाइंड द एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स। क्या करना होगा हमें? सबसे पहले हम सोचना तरीका वही होगा, फॉर्मूला जैसे यूज करते हैं। तो हमें नॉर्मल प्रोग्राम बनाना है, और ये नॉर्मल प्रोग्राम आपका बना हुआ है। अब यूजर डिफाइंड प्रोग्राम करते हैं। सो वी कैन राइट हैश इंक्लूड stdio.h, देन यू कैन राइट इंटीजर मेन जैसे पहले हमने किया है। नाउ यू कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल इंटीजर से n1 comma n2 and variable sum. Now you have to provide input printf enter two numbers, then you can write scanf %d and %n1 and %n2, राइट। ये इनपुट कर दिया गया। अब यहां पे आपको सम लिखना है। यहीं सर हमें फंक्शन उस जगह यूज करना होता है जिस जगह को हम अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन से रिप्लेस करना है। टू प्रोवाइड अ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन फॉर एडिशन ऑफ दीज टू नंबर, नाउ वी आर थिंकिंग दैट वी हैव अ स्पेशल फंक्शन in our library named as sum, right? मेरे पास पहले से कोई फंक्शन है sum, जिसके अंदर अगर आप इस n1 और n2 को अगर इनपुट कर देते हैं तो रिजल्ट में आपको जो सम रिजल्ट है ये आउटपुट पे दे देगा, राइट। और सम आ गया आपके पास। अब हम इसको प्रिंट कर लें, printf sum is equal to %d then sum, right, return 0। हमारा काम हो जाता। अगर ये सम नाम का फंक्शन आपके पास ऑलरेडी लाइब्रेरी में होता तो आपका काम हो जाता है, जस्ट लाइक यूज ऑफ sqrt फंक्शन और पावर फंक्शन। लेकिन ये हमें पता है कि ये सम नाम का फंक्शन लाइब्रेरी में है नहीं, तो हमें क्या करना होगा? इस फंक्शन को डिफाइन करना होगा। और डिफाइन करने के लिए कैसे करेंगे? चलिए इस पार्ट को यहां से देखते हैं, इस ब्लॉक थोड़ा खींच लेते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफिनीशन है उसके हिसाब से जैसे हमने फंक्शन को डिफाइन करने का सिंटैक्स अभी देखा हुआ है। सबसे पहले हमें क्या देना होगा? रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। क्या होगा रिटर्न टाइप? अब आपको समझना है, दो इंटीजर नंबर को अगर हम सम करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा होगा? ऑब्वियसली इंटीजर नंबर हो सकता है। सो यहां पे क्या लिख सकते हैं? इंटीजर। ये हो गया रिटर्न टाइप फंक्शन का। अब फंक्शन का नाम लिखना है। जो नाम यहां पे आपने लिखा है, जो नाम इस जगह यूज कर रहे हैं, इसी नाम को आपको यूज करना है। सो सम एज अ पैरामीटर n1 और n2 दो वेरिएबल यहां यूज कर रहे हैं और दोनों का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। सो यहां पर भी हमें दो वेरिएबल यूज करना होगा, से इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। हमें इंटीजर डेटा टाइप दोनों के साथ लगाना होगा, बिकॉज फंक्शन में ये फैसिलिटी आपके पास है कि आप दो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप वाले वेरिएबल एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं, राइट। नाउ अब आपको प्रोग्राम करना है जिससे x और y का एडिशन परफॉर्म हो जाए। सो वी कैन यूज another variable से result। ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने ले लिया, जैसे यहां पे हमने सम लिया था इस जगह पे। सेम यही प्रोग्राम एक तरह से यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा। इंटीजर रिजल्ट हमने वेरिएबल ले लिया, राइट, और रिजल्ट में स्टोर करा दें रिजल्ट इज इक्वल टू x प्लस y।
राइट। तो x और y की वैल्यू जो यहां पर आपके पास है वो वैल्यू आ जाएगी यहां पर, और x और y की वैल्यू ऐड होने के बाद किसमें स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में। अब हम चाहते हैं कि रिजल्ट यहां पर लौट के आ जाए, सो वी कैन राइट हियर फॉर रिटर्निंग ऑफ द वैल्यू ऑफ रिजल्ट रिटर्न स्टेटमेंट, और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे रिजल्ट, राइट, सेमीकोलन क्लोज, बंद कर दिया यहां पे कर्ली ब्रेसेस। अब क्या होगा, जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये फंक्शन सेमीकोलन लगा मतलब कॉल हुआ, तो प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर होगा किस लोकेशन पे, यहां पर। तो x और y की वैल्यू जो n1 n2 की वैल्यू है सेम वही वैल्यू रिसीव हो जाएगी, रिजल्ट कैलकुलेट होगा। और जब हम रिटर्न कॉल करेंगे, इट इज n, जब हम रिटर्न कॉल करेंगे तो रिटर्न क्या करेगा, इस रिजल्ट को ट्रांसफर कर देगा किस जगह पर, उस लोकेशन पे जहां वे वैल्यू फंक्शन कॉल हुआ है। और ये पूरा ब्लॉक इतना रिप्लेस होके क्या मिल जाएगा आपको, सम इज इक्वल टू रिजल्ट। इट मींस जो वैल्यू आई है, याद रखिए वेरिएबल नहीं आएगा, वैल्यू आएगी। सो यहां पे वो वैल्यू मिल गई हमें, अब वो वैल्यू किस में ट्रांसफर हो गया, सम में। देन अगर हम सम को प्रिंट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इन दिस मैनर यू कैन क्रिएट योर ओन फंक्शन, राइट। सो this is the proper format by which we can get the answer. Here we are naming the function as add number. We are using a different name. आप कोई भी नाम यूज करिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, but the format or logic should be the same. Okay? Now अब कुछ फॉर्मेट्स हैं जो कि फंक्शन में यूज किए जाते हैं और हम उसे यूज कर रहे हैं यहां पर। एग्जांपल के लिए मेन से पहले ही देखिए इस लाइन का मतलब क्या है। समटाइम्स आप जब प्रोग्राम करते हैं तो इस लाइन को अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख के आता है फंक्शन प्रोटोटाइप एरर। प्रोटोटाइप एरर क्या होता है कि मेन से पहले हम अपने कंपाइलर को यह बताना चाहते हैं कि भाई मैं इस प्रोग्राम में एक ऐड नंबर नाम का फंक्शन यूज करूंगा जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा और जो पैरामीटर होंगे वो भी इंटीजर और इंटीजर होंगे। ये मेन से पहले ही बता देंगे सो दैट कि जब आप उस फंक्शन को कॉल करें मेन के अंदर तो कंपाइलर को पता रहे कि ये कोई नया चीज नहीं, बिकॉज टोकन में जब ब्रेक करेंगे तो टोकन में ब्रेक तो ऐसे नहीं होगा, इसमें एरर दे देगा। इसलिए अगर प्रोटोटाइप हमने डिफाइन कर रखा है तो इस जगह पर एरर हमको नहीं मिलेगी। क्लियर? ओके, दैट इज द फंक्शन प्रोटोटाइप। नेक्स्ट थिंग यहां पे जो यूज कर रहे हैं फंक्शन कॉल। किसी भी फंक्शन को लिखने के बाद अगर हम सेमीकोलन लगा देते हैं तो ये होता है फंक्शन कॉल। और जिस जगह पर हम उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जैसे अभी यहां पर हम कर रहे हैं ये फंक्शन डेफिनेशन, तो इन सब में क्या कॉन्सेप्ट है, इनका क्या कोई सिंटैक्स होता है, इनका पर्पस क्या है, इस सब चीजें के बारे में अभी हम देख लेते हैं थोड़ी देर में। और रिटर्न का काम क्या होता है, ये 4 पॉइंट्स है जिसपे आगे डिस्कशन हम कंटिन्यू रखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाई वी आर यूजिंग फंक्शन प्रोटोटाइप। लुक, अ फंक्शन प्रोटोटाइप इज सिंपली द डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन दैट स्पेसिफाई फंक्शंस नेम, पैरामीटर नेम एंड रिटर्न टाइप। यही अभी आपको बताया था हमने। इट डज नॉट कंटेन फंक्शन बॉडी। जब प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं तो हम बॉडी मतलब फंक्शन में कौन कौन सी एक्टिविटी होगी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप में हमसे बात करते हैं कि फंक्शन का नाम क्या होगा, किस तरह की वैल्यू वो वापस ले आएगा और उसका इनपुट क्या होगा। केवल 3 चीजों पे बात करेंगे। अ फंक्शन प्रोटोटाइप गिव्स इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर दैट द फंक्शन मे लेटर बी यूज्ड इन योर प्रोग्राम। क्लियर? सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले हम बताते हैं रिटर्न टाइप फंक्शन का, फिर हमें फंक्शन का नाम लिखना होता है और ये सेम होना चाहिए, हर जगह फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए एक ही ऑपरेशन के लिए, राइट। देन इफ देयर आर n नंबर ऑफ आर्गुमेंट तो पहले का टाइप 1, फिर आर्गुमेंट, टाइप 2 आर्गुमेंट, टाइप 3 आर्गुमेंट, और सबके डेटा टाइप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहां जितने भी आर्गुमेंट आप यूज करेंगे, n नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप यूज कर सकते हैं, सबके डेटा टाइप सेम भी हो सकते हैं और सबके अलग अलग भी हो सकते हैं, राइट।
नेक्स्ट वन इज कॉलिंग अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन को कॉल करने का मतलब क्या हुआ? कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम इज ट्रांसफर्ड टू द यूजर डिफाइंड फंक्शन बाय कॉलिंग इट, राइट। और जो सिंटैक्स है इसका, फंक्शन का नाम लिखेंगे, अंदर आर्गुमेंट अगर डेफिनेशन में लिखा है आपने तो आर्गुमेंट की जरूरत है, अदरवाइज लास्ट में सेमीकोलन लग जाएगा। एग्जांपल के लिए कुछ ऐसे फंक्शन भी हैं जो विदाउट एनी आर्गुमेंट काम करते हैं, जैसे CLR SCR लाइब्रेरी फंक्शन है, लेकिन यहां पे आप ऐसे लिखते हैं ना, तो ये सेमीकोलन जो लग रहा है दैट मींस यू आर गोइंग टू कॉल द फंक्शन, ओके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब यही है कि आप फंक्शन का नाम लिखेंगे। जो भी फंक्शन डेफिनेशन में क्या क्या देते हैं, पहले तो उसका रिटर्न टाइप बताते हैं, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, देन फंक्शन नेम, आफ्टर दैट आर्गुमेंट लिस्टिंग, देन ब्लॉक, ऑल द स्टेटमेंट दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट इनसाइड अ फंक्शन डेफिनेशन, वो सब प्लेस करेंगे। इसी को यहां पर कहा जाता है फंक्शन डेफिनेशन, राइट। Function definition contains the block of the code to perform a specific task. In our program, adding 2 numbers and returning 8. जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम यूज किया था ऐड नंबर्स का, उसकी जो डिफाइन किया था, जो इनपुट ले रहा है साथ में उसमें रिटर्न वैल्यू जो दे रहा है, ये सारे क्या है? फंक्शन डेफिनेशन है, ओके। नेक्स्ट वन इज फंक्शन प्रोटोटाइप। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया प्रोटोटाइप क्या बताता है। A function prototype is simply the declaration of the function that specify function names, parameter and return type. So function prototype हमने देखा, उसके बाद function calling देख लिया, then function definition. Now the next thing is return. So first we check how we can write the return statement. Yes, the return statement terminates the execution of a program. The return statement terminates the execution of a function and returns a value to the calling function. The program controls is transferred to the calling function after the return statement. सिंपल जो भी चीजें यहां लिखी हैं, आपको केवल आसान भाषा में अगर हम बताएं तो क्या कह सकते हैं, जिस जगह पर आपने ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन लिखा, ये डिफिनीशन दे रहे हैं हम, ये फंक्शन का नाम हुआ, राइट, और ये फंक्शन का डिफिनीशन है। जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसके अंदर सारे स्टेटमेंट जो लिखे गए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर इस जगह पर हमने कहीं पर भी रिटर्न यूज कर लिया तो रिटर्न क्या काम करेगा, इस जगह से प्रोग्राम कंट्रोल, जो फंक्शन लिखा हुआ इस जगह से प्रोग्राम के कंट्रोल को उस जगह ट्रांसफर कर देगा जहां ये फंक्शन कॉल किया गया है, राइट। अगर आपको याद हो तो लूप में हमने ब्रेक का यूज किया था। ब्रेक क्या करता है, उसके बाद में आने वाले सारे स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन रोक देता है और प्रोग्राम कंट्रोल को लूप के बाहर पहुंचा देता है। सिमिलरली यहां पे जब हम रिटर्न यूज करते हैं तो रिटर्न क्या करता है, फंक्शन के अंदर का एग्जीक्यूशन रोक के प्रोग्राम कंट्रोल को उस जगह ट्रांसफर कर देता है जहां फंक्शन कॉल हुआ है। क्लियर। और इसको लिखने के लिए जो सिंटैक्स हम यूज करते हैं, वी कैन राइट रिटर्न, आफ्टर दैट द वैल्यू, वी कैन यूज द ब्रैकेट ऑल्सो, राइट। ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली एक ही वैल्यू लिख सकते हैं। सिंपल, हमें बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, रिटर्न में रिटर्न स्टेटमेंट ऑलवेज रिटर्न ओनली वन वैल्यू। इफ वी हैव मल्टीपल वैल्यूज टू रिटर्न, सो वी कैन नॉट यूज रिटर्न स्टेटमेंट, राइट। लुक, दिस इज द फॉर्मेट। फंक्शन मेन के अंदर से कॉल हुआ, पहले ये फंक्शन कॉल होगा, कॉल होने के बाद प्रोग्राम कंट्रोल कहां जाएगा, जहां ये फंक्शन डिफाइंड है। उसके बाद जैसे ही प्रोग्राम कंट्रोल यहां से एग्जीक्यूट करते हुए रिटर्न स्टेटमेंट पर आएगा तो रिटर्न फिर से प्रोग्राम कंट्रोल को उस जगह ट्रांसफर कर देगा और ये जो फंक्शन कॉलिंग हुई थी, ये पूरा ब्लॉक रिजल्ट की जो वैल्यू है, इस वेरिएबल में जो वैल्यू है उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्लियर। तो कंपाइलर को क्या मिलेगा, फाइनली सम इज इक्वल टू रिजल्ट, ये वैल्यू ट्रीट होगी यहां पर। क्लियर। नाउ अब पैरामीटर पासिंग को भी एक बार हम देख लेते हैं।
In programming, argument refers to the variable passed to the function. In our program, two variables n1 and n2 are passed during the function call. The parameters a and b accepts the passed arguments in the function definition. These arguments are called formal parameter of the function. Right? ये जो आर्गुमेंट हम यहां पे यूज कर रहे हैं, जब हम फंक्शन की बात कर रहे थे, तो मेन फंक्शन के अंदर जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन कौन सा कॉल किया था अपने प्रोग्राम में? एड नंबर्स n1 एंड n2. जब ये कॉल हुआ, सेमीकोलन लगा, दैट मींस फंक्शन कॉल हुआ, तो प्रोग्राम कंट्रोल उस जगह जाएगा जहां ये फंक्शन डिफाइंड है. तो एग्जैक्टली ये सारी वैल्यू, n1 की वैल्यू ट्रांसफर होगी फर्स्ट पैरामीटर a में और n2 की वैल्यू ट्रांसफर होगी b में. ये कॉपी ऑपरेशन की तरह होगा. राइट? तो जो n1 में वैल्यू है वो a में चली जाएगी और n2 में जो वैल्यू होगी वो b में चली जाएगी. सो ये जो इनपुट हम दे रहे हैं, दीज इनपुट्स आर कॉल्ड एज अ आर्गुमेंट्स. राइट? So this is the almost complete thing about the function. We can further categorize the user defined functions into some categories. So in next lecture we will discuss about the you can say other categories in user defined functions. I hope the video helps you a lot while creating your own function. Thank you very much.